दोस्तों 1970s के दौर में एक इटालियन जर्नलिस्ट ओरियाना फैलेशी एक इस्राएली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर का एक इंटरव्यू करती है। उस इंटरव्यू में वो साथ ही उस इस्राएली वजीर आजम से एक सादा लेकिन इंतहाई अहम सवाल पूछती है। वो सवाल ये होता है कि व्हेन विल बी द पीस इन द मिडिल ईस्ट। इस खिते के अंदर, मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर कब अमन कायम होगा? क्या अमन कायम होगा भी या नहीं होगा? अब इस सवाल पे वो उस इस्राएली वजीर आजम का दोस्तों जो जवाब होता है वो बड़ा ही अनसर्टेन और अजीब गरीब होता है। उसके अंदर वो ज्यादातर अरब कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है इस खिते के तबाही का। उसका जवाब दोस्तों वो ये देती है कि आई एम नॉट सर्टेन, मे बी इस खिते के अंदर अमन कायम हो, लेकिन इस खिते के अंदर जो जंगे हैं वो जारी रहेंगी फॉर द इयर्स टू कम। और वो जंगे इसलिए जारी रहेंगी क्योंकि अरब कंट्रीज ऐसा चाहती हैं। अरब कंट्रीज जंगों इन्वॉल्व करती है, जंग इनिशिएट करती हैं। वो जिस बेहसी से अपने लोगों को जंगों में धकेलती हैं, वार में इन्वॉल्व करती हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि जो अरब कंट्रीज हैं वो अमन चाहते ही नहीं है इस खिते के अंदर। उन अरब कंट्रीज को इंसानी जानों का कदर ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि इंसानी जानें कितनी कीमती है। उसी के साथ वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर उस जवाब के अंदर आम जो अरब लोग हैं उनको भी निशाना बनाती है, उन पे भी तनकीद करती है कि जो अरब लोग हैं इनको भी कुछ नहीं पता, ये भी कुछ बोलते नहीं है, इन डिक्टेटर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, बगावत नहीं करते, सवाल नहीं करते, ये नहीं कहते कि बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, ये वो नहीं करते। अब ये कितनी मजाक बात है दोस्तों कि अमन की बात कौन कर रहा है? किस मुल्क का वजीर आजम पीस और इंसानों की जानों की कदर की बात कर रहा है? उस मुल्क का वजीर आजम अमन की बात कर रहा है, इंसानी जानों की बात कर रहा है, जिस मुल्क ने फलस्तीनियों के खून के साथ होली खेली है, लाखों फलस्तीनियों का कत्ल गारत किया, उस मुल्क का वजीर आजम अमन की बात कर रहा है, इंसानी हुकूक की बात कर रहा है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और इसराइल जो है दोस्तों इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा अग्रेसर कंट्री है। वाहिद ऐसा कंट्री होगा जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव है, अग्रेशन है उसके अंदर, उसके हर रीजनल और जो नाइबर्स है उनके साथ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हैं, अपनी अग्रेशन शो करवाता होता है। और उसी अग्रेशन को मजीद मैनिफेस्ट करने के लिए, असर्ट करने के लिए उसने कुछ दिन पहले ईरान के ऊपर अटैक किया, ईरान के मुख्तलिफ रीजन को टारगेट बनाया, न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। और उस अटैक के नतीजे में दोस्तों जाहिर है ईरान को नुकसान हुआ, इंसानी जानें भी गई और उसी के साथ साथ मुआशी नुकसान भी हुआ। वहां पे ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी वो भी डैमेज हुई और उसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का वो भी काफी हद तक डिसमेंटल हुआ है। लेकिन उसी के साथ दोस्तों जो जानी नुकसान हुआ ईरान का इस इसराइल अटैक से वो कहीं ज्यादा है, बिकॉज उसके अंदर ईरान की टॉप मिलिट्री ब्रास असैसिनेट की गई है। इसराइल ने पूरी ईरान की जो टॉप मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसको उड़ा दिया है, उसको असैसिनेट कर दिया है। और उसी के साथ दोस्तों जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके जो टॉप साइंटिस्ट थे, 6 टॉप साइंटिस्ट, उसको भी इसराइल ने असैसिनेट कर दिया है इस अटैक के नतीजे में। अब इस अटैक के बाद जाहिर है ईरान ने भी रिस्पॉन्स किया है, ईरान ने भी डिफेंस के तौर पर इसराइल के ऊपर अटैक किया है और उससे जाहिर है काफी नुकसान भी हुआ है इसराइल के अंदर, डैमेज भी हुआ है। वो अलग बात है कि जो वेस्टर्न मीडिया है और जो इसराइली मीडिया है वो उसको उस तरह से दिखा नहीं रही है, उस तरह से उसको बता नहीं रही, वो उसको कंसील कर रहे हैं। क्योंकि अगर डैमेज नहीं होता हुआ तो जो ईरान की मिसाइल्स है वो इस आसमान में तो नहीं घूम रही, ऑब्वियसली वो इसराइल के अंदर जा रही है, तो डैमेज कैसे नहीं हो सकता? डैमेज तो हुआ होगा। दूसरी बात कि वहां पे जो उनकी इंटरसेप्टर डोम्स हैं वो भी तो काफी हद तक फेल हो चुके हैं, तो दैट मीन्स कि वहां पे भी डैमेज हुआ है, व्हिच इज बीइंग कंसील्ड बाय द वेस्टर्न मीडिया एंड इसराइली मीडिया। अब इस इसराइल के अटैक का दोस्तों जो रैशनल बताया जा रहा है, जो रीजन बताया जा रहा है, या इवन जो रैशनल वेस्टर्न मीडिया पे प्रोपेगेट कर रहा है, वो ये है कि बेसिकली इसराइल ने ईरान के ऊपर एक प्रीएम्प्टिव अटैक किया है, यानी एक ऐसा अटैक जो खौफ से लिया जाए, फियर से लिया जाए, इनसिक्योरिटी से लिया जाए और इससे पहले लिया जाए कि कोई और मुल्क आपके ऊपर अटैक कर ले, पहले आप उसके ऊपर कर लो। तो वो ये बता रहे रैशनल कि इसराइल ने ईरान के ऊपर भी इसीलिए अटैक किया है कि इसराइल को डर था, खौफ था, इनसिक्योरिटी थी कि ईरान उसके ऊपर ना अटैक कर दे, ईरान उसके ऊपर ना स्ट्राइक कर दे, इसलिए इसराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये रैशनल बताया जा रहा है। अब हमने दोस्तों सेल्फ डिफेंस का अटैक तो समझ आती है हमें, वो तो सुना है कि अगर कोई मुल्क आपके ऊपर अटैक करता है तो आप अपनी रिस्पॉन्स में, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए उसके ऊपर अटैक करते हो। लेकिन ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है दैट इज टोटली एब्सर्ड, टोटली एब्सर्ड, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। लाइक आप एक अजम्पशन के बेस पे, एक फियर और इनसिक्योरिटी के बेस पे किसी दूसरे मुल्क पे अटैक कर दो, किसी दूसरे मुल्क पे न्यूक्लियर आर्म्स का स्ट्राइक कर दो कि हमें खौफ था, हमें डर था कि ईरान हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, फला कंट्री हमारे ऊपर ना अटैक कर दे, इसलिए हमने उसके ऊपर अटैक कर दिया। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कल कोई भी कंट्री उठ के दूसरे कंट्री को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, न्यूक्लियर आर्म्स की जो है वो जंग खेल सकता है। लेकिन फिर कोई क्वेश्चन ना करे क्योंकि वो जस्टिफिकेशन देगा कि भाई हमें डर था, हमें खौफ था कि ये फला कंट्री हमारे ऊपर ना अटैक कर दे, फला कंट्री हमारे ऊपर ना इस तरह का स्ट्राइक कर दे, इसलिए हमने उस फियर को खत्म करने के लिए अपने डिफेंस में प्रीएम्प्टिव अटैक किया। तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड।
दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। अब दोस्तों मैं इन सारी स्ट्राइक और सारी जंग की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपके साथ दो तीन बातें करूंगा। अब सबसे पहली बात दोस्तों कि आप ये चीज अपने जहन में बिठा लें, समझ लें कि इसराइल जो है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दुनिया का सबसे बड़ा अग्रेसर कंट्री है। एक ऐसा अग्रेसर कंट्री है जो इस नार्सिज्म के अंदर है, इस अग्रेशन के अंदर है कि इस खिते के अंदर कोई भी कंट्री एग्जिस्ट ना करे, सारी के सारी कंट्रीज को एलिमिनेट कर दे, खत्म कर दे, सिर्फ एक सोल इसराइल यहां पे एग्जिस्ट करे, इस खिते के अंदर एक वाहिद इसराइल हेजमोनिक पावर के तौर पे ऑपरेट करे। ईरान को कोई हक नहीं है यहां पे एग्जिस्ट करे, इराक को, जॉर्डन को, यमन को, सीरिया को, दे डू नॉट हैव द राइट टू एग्जिस्ट। सिर्फ इसराइल यहां पे एग्जिस्ट करे। इस तरह का इसराइल अग्रेसिव कंट्री बन चुका हुआ है, और यही रीजन है कि वो इन सारी ममालिक के साथ, सारी कंट्रीज के साथ उसके बॉर्डर मिलिट्री कंफ्लिक्ट है, सभी के साथ मिलिट्री कंफ्लिक्ट उसके चल रहे हैं, बिकॉज वो उसके अंदर अग्रेशन है, वो अपनी पावर और अग्रेशन को जो है, अपनी डोमिनेंस को जो है वो असर्ट करना चाह रहा है। इसराइल वो मुल्क है दोस्तों जो लाखों फलस्तीनियों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है, फलस्तीनियों की, मासूम फलस्तीनियों की जिंदगियों के खून से खेल रहा है, कत्लो गारत कर रहा है वहां पे। गाजा के अंदर पिछले कई सालों से जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन वो कंट्री अमन की बात करता है, वो कंट्री ये कहता है कि भाई इस खिते के अंदर अमन जरूरी है, इस खिते के अंदर पीस हमें मेंटेन करना चाहिए। और पीस कैसे मेंटेन होगा? ईरान की जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसको रोका जाए, ईरान को कंट्रोल करो, ईरान इस तरह के न्यूक्लियर आर्म्स ना बनाए, क्योंकि अगर ईरान आर्म्स बना लेगा, ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और बॉम्ब्स बना लेगा, तो फिर ना सिर्फ इस खिते को बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरा है, पूरी दुनिया का जो स्टेबिलिटी है, जो पीस है, वो डैमेज हो सकता है, वो एलिमिनेट हो सकता है। इसलिए जरूरी है आप जो है वो ईरान को कंट्रोल करो, ईरान की जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, जो प्रोलिफरेशन है, उसको कंट्रोल किया जाए। अब दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि वो कंट्री कह रहा है जो खुद पिछले कई सालों से गाजा के लोगों के साथ खेल रहा है, खून की होली खेल रहा है, वहां पे जेनोसाइड हो रहा है मुकम्मल तौर पे, उस कंट्री को अमन की पड़ी हुई है, वो कंट्री इस खिते के अमन की बात करती है। अगर चोर कहे कि चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर समझ लेना चाहिए कि चोर के प्लान्स कुछ आगे हैं, वो आगे का सोच रहा है। और अगर जालिम कहे कि जुल्म नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स कि वो झूठ बोल रहा है। हमें ये बात समझ लेना चाहिए। और इसराइल का भी अमन की बात करना, दैट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज वो खुद ऐसी कंट्री है जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेल रही है। गाजा में पूरे तालीमी निजाम, पूरी सेहत, पूरी इंसानी जानें तबाह बर्बाद हो चुकी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, और वो कंट्री अमन की बात करे, पीस की बात करे, दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। दूसरी बात दोस्तों, ये जो पूरा माहौल है इसराइल और ईरान के बीच में, जो इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, इसमें अमेरिका मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है। दिस इज वेरी कैटेगोरिकली क्लियर कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, वेस्टर्न सपोर्ट के बगैर इसराइल ईरान के ऊपर इतना बड़ा अटैक नहीं कर सकता। इतनी सस्टेनेबिलिटी इसराइल के अंदर नहीं है कि सिर्फ अपने बेस पे इंडिपेंडेंटली वो ईरान के ऊपर इस तरह का हैवी किस्म का स्ट्राइक करे, 200 मिसाइल से हैवी इस तरह का प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करे ईरान के ऊपर, विदाउट द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली द यूएस है। दिस इज हार्डली द पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि अपने बेस पे खाली इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर इस तरह का बड़ा अटैक करे। इसराइल सीरिया के ऊपर अटैक कर सकता है, यमन, जॉर्डन और इराक के ऊपर कर सकता है, लेकिन ईरान के ऊपर इस तरह का हैवी किस्म का अटैक विदाउट द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली द अमेरिका, दिस इज लेस लाइकली। ये बहुत कम पॉसिबल है कि वो इस तरह का अटैक सिर्फ अपने बेस पे कर सके, बिकॉज ईरान के पास भी उस तरह की हैवी मिलिट्री माइट मौजूद है, रिस्पॉन्स करने की पोजीशन में ईरान मौजूद है। सो इसराइल इस तरह का अटैक बगैर अमेरिकन सपोर्ट के नहीं कर सकता। इसके अंदर अमेरिका मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है, कैटेगरिकली इन्वॉल्व है। अमेरिका की मिलिट्री, अमेरिका की इंटेलिजेंस, अमेरिका की फाइनेंशियल सपोर्ट, अमेरिका की जो वेपन सप्लाई है, वेपन सप्लाई भी अमेरिका कर रहा है। ये इन तीनों चारों चीजों के अंदर अमेरिका इस जंग में इसराइल का साथ दे रहा है, इसराइल के साथ मौजूद है। दूसरी बात के जो अमेरिका के सदर है डोनाल्ड ट्रंप, आपने उसके ट्वीट्स पढ़े होंगे, उसके ट्वीट्स बड़े ही हैरानकुन है। वो सीधा बिल्कुल कैटेगरिकली ईरान को थ्रेटन कर रहा है, ईरान को धमकी दे रहा है कि भाई हमने तो आपको मौका दिया था, वी गेव यू द चांस, हमने मौका दिया कि आओ बैठे, बात करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, डायलॉग करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, लेकिन आपने तो हमारी सुनी नहीं, आपने तो बात ही नहीं मानी हमारी, आप नेगोशिएशन के लिए तैयार ही नहीं थे, तो इसलिए अब बियर द ब्रंट, बर्दाश्त करो, सफर करो। हाँ, वो अलग बात है कि नेगोशिएशन के लिए ईरान तैयार था, अमेरिका तैयार नहीं था, इसराइल तैयार नहीं था। ईरान शुरू से ही विलिंग है कि अग्रीमेंट की जाए, डील की जाए, क्योंकि जेसीपीओ से भी आपके डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने विद्रॉ किया था, ईरान ने नहीं किया था। और इसी सेंसिटिव पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब अग्रीमेंट बहुत करीब पहुंची थी, न्यूक्लियर अग्रीमेंट बहुत करीब थी, वहां पे इसराइल की तरफ से इस तरह का अटैक, दैट क्लियरली शोज द अनविलिंगनेस ऑफ द अमेरिका एंड इसराइल टू फॉर्म अग्रीमेंट विद ईरान। वो बिल्कुल एक अनविलिंगनेस स्टैब्लिश करती है कि एक अग्रीमेंट का एक छठा दिन है
फाइनल राउंड उसका होना है, अग्रीमेंट तय पानी है, उसी दिन जो है वो उससे कुछ दिन पहले आपका इसराइल उसके ऊपर अटैक करता है। दैट इज वेरी क्लियर कि इसके ऊपर भी इसराइल और अमेरिका की कुछ थिंकिंग मौजूद है। और आपने दूसरा ट्वीट भी पढ़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, उसने ट्वीट तो वैसे बहुत ज्यादा किए हैं और सारे के सारे ट्वीट बड़े थ्रेटनिंग थे, लेकिन एक और ट्वीट भी उसने किया था जिसमें वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खमनाई, उसको भी थ्रेटन कर रहे हैं कि यू आर नॉट अवे फ्रॉम अस, यू आर नॉट टारगेट, हम आपको जानते हैं कि आप किधर हो, हम आपको कभी भी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं। इस तरह की थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स और ट्वीट्स कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के सदर है। अब अमेरिका का इस वार के अंदर इन्वॉल्व होने का एक सबूत ये ट्वीट्स भी है, बिकॉज ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिप्लोमेटिक एटीट्यूड। अगर आप न्यूट्रल कंट्री हो और दूसरे कंट्रीज के बीच में लड़ाई हुई है, जंग हुई है, और आप पीस की बात करते हो, स्टेबिलिटी की बात करते हो, फिर आप इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाते हो। योर एटीट्यूड डज नॉट साउंड लाइक दैट, वो डिप्लोमेटिक होता है, उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिप्लोमेसी होती है, आप चीजों को मैनेज करते हो। लेकिन जब आप इस तरह का एटीट्यूड दिखाओ, थ्रेटनिंग एटीट्यूड दिखाओ, दैट मीन्स कि आप भी उसी के अंदर कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हो, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इसराइल। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे अगर आप इस तरह का एटीट्यूड दिखाओ तो वार का ही सेंस दिया जाता हो, लेकिन इस इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह के ट्वीट्स हमें नजर आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं हमें कि इसराइल के अंदर इस वार में अमेरिका भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तीसरी अहम बात दोस्तों कि आपने नोट किया होगा कि इस पूरे माहौल में जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, तो आपने हार्डली हार्डली किसी एक वेस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न मीडिया को इस इसराइली अग्रेशन को कंडेम करते हुए देखा होगा। बहुत कम ऐसे वेस्टर्न लीडर्स हैं जिन्होंने इस तरह की कंडेमिनेशन की हो कि भाई इसराइल ने जो है वो इनिशिएट किया है, इसराइल ने पीस को डिसमेंटल करने की कोशिश की, उसको इनिशिएट नहीं करना चाहिए था, मामला जंग का आगाज नहीं करना चाहिए था, इस तरह से अटैक नहीं करना चाहिए था। किसी भी वेस्टर्न लीडर या वेस्टर्न मीडिया ने इस तरह से बात नहीं की। उल्टा वो ईरान को ब्लेम कर रहे हैं, ईरान के ऊपर एक्यूजेशन आ रहे हैं कि सारा का सारा कसूर जो है वो ईरान का है, बिकॉज न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो ईरान कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर आर्म्स बना रहा है, अग्रीमेंट नहीं करा, आर्ग्यूमेंट नहीं करा हमारे साथ, वो न्यूक्लियर आर्म्स जो है बढ़ाता चला जा रहा है। और चूंकि अमन भी कायम करना जरूरी है, न्यूक्लियर आर्म से अमन खराब होगा, अमन को पीस को एस्टेब्लिश करना जरूरी है, तो किसी ने तो आगे आना था, किसी ने तो अटैक करना था, किसी न किसी कंट्री ने तो इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट को रोकना था, इसराइल ने कर दिया। सो इसराइल ने गलत नहीं किया, गलत ईरान ने किया, बिकॉज दैट इज एस्टेब्लिशिंग, दैट इज क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर आर्म्स, वो न्यूक्लियर आर्म्स बढ़ा रहा है। इसीलिए इसराइल का जो एक्ट था दैट वाज नेसेसरी, दैट वाज पिवटल कि यहाँ पे पीस को एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर आर्म बन गया, न्यूक्लियर पावर बन गया, तो इस खिते का जो अमन है, जो जो पीस है, वो मुतासर होगा, वो डिसमेंटल होगा, जिसको मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी है। अब पहली बात दोस्तों ये कि इसराइल ने क्या दुनिया के अमन का ठेका लिया हुआ है? क्या इसराइल जेन्युइनली दुनिया के अमन को लेकर कंसर्न है? क्या वाकई उसको फर्क पड़ता है कि दुनिया में और इस खिते के अंदर अमन हो? क्या वाकई इसराइल और नेतन्याहू को इस चीज का कदर है कि इंसानी जाने ना जाए, कत्लो गारत ना हो, अमन हो, स्टेबिलिटी हो? या वाकई उनको कदर है? अगर ऐसा है तो फिर गाजा में जो जेनोसाइड चल रही है पिछले कई सालों से, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर ऐसा है तो पिछले कई सालों से इस खिते के अंदर इसराइल, अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज ने जो तबाही की है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? गाजा में जो लाखों के तादाद में मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, नौजवानों का कत्ल गारत हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? वहां पे पानी नहीं है, खाने की बेसिक चीजें नहीं है, शेल्टर नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? पीस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फियर में रहते हैं लोग, इनसिक्योरिटी में रहते हैं। व्हाट अबाउट दैट? व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन बीइंग किल्ड इन द गाजा? ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? अगर वाकई उसको इतना कदर है तो फिर ये चीजें क्या है? अगर आप अमन की बात करते हो तो फिर डोंट टॉक अबाउट द सिलेक्टिव पीस, सिर्फ सिलेक्टिव पीस की बात ना करो कि अगर पीस है तो सिर्फ इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लिए होगा। नहीं, अगर पीस है तो पीस फिर इराक के लिए होना चाहिए, ईरान के लिए होना चाहिए, अफगानिस्तान, सीरिया, यमन, जॉर्डन के लिए होना चाहिए, इन सारी कंट्रीज के लिए होना चाहिए। पीस सिर्फ सिलेक्टिव इन नेचर ना हो कि अगर फ्रांस चाहे तो बॉम्ब बना सकती है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, अगर ये मुमालिक चाहे तो बॉम्ब बना सकते हैं, न्यूक्लियर बना सकते हैं, इनके पास हथियार हो, न्यूक्लियर न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो अमन के लिए करेंगे, पावर बैलेंस के लिए करेंगे, ताकि पावर बैलेंस करें, ताकि अमन कायम हो, पीस स्टैब्लिश हो। लेकिन अगर ईरान करेगा उसी पावर बैलेंस के लिए, उसी चीज से कि कोई मेरे ऊपर अटैक कर दे अपने डिफेंस के लिए, तो फिर वो इनिशिएटर हो गया, फिर वो अमन को खराब करेगा। डोंट टॉक अबाउट दैट सिलेक्टिव पीस। अगर अमन की बात है तो फिर जो पीस है दैट शुड बी एज अ होल, बिकॉज हर इंसानी जान कीमती है, सिर्फ इसराइल, अमेरिका, फ्रांस और यूके की जाने कीमती नहीं है, यहां पे रहने वाले इंसान भी कीमती है। जो इंसान इराक के अंदर रहते हैं, ईरान के अंदर रहते हैं, यमन, सीरिया, फलस्तीन और गाजा के अंदर रहते हैं,
वो इंसान भी कीमती हैं, उनके लिए भी पीस उतना ही जरूरी है जितना इसराइली, अमेरिकन और फ्रेंच के लिए है। दूसरी बात कि ये जो अमेरिका खुद को डेमोक्रेटिक और इंसानी हुकूक और अमन की बात करता है, इसने खुद क्या किया है तारीख के अंदर? कितने लाखों लोगों की जाने गई हैं, कत्लो गारत की है दुनिया के हर खिते के अंदर, कितने कंट्रीज को तबाह और बर्बाद किया है अमेरिका ने। अफगानिस्तान का जिम्मेदार कौन है? आज अफगानिस्तान एक तबाही का खड्डा बन चुका हुआ है, कुछ भी नहीं है वहां पे, बेसिक राइट्स नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ चुकी हुई है। जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। इराक का जिम्मेदार कौन है जिसको तबाह कर दिया गया सदाम हुसैन के बाद? सेक्टरियन वायलेंस वहां पे बढ़ाई गई। सीरिया का जिम्मेदार कौन है? कंबोडिया का जिम्मेदार कौन है? क्यूबा पे किसने जुल्म किए? ये कौन है जिम्मेदार? अमेरिका। ये अमेरिका जो आज अमन की बात कर रहा है, न्यूक्लियर इनरिचमेंट्स को रोकने की बात कर रहा है, ये वो अमेरिका है जिसने जापान के ऊपर अननेसेसरी एटम बम का अटैक किया था। इस हकीकत के बाद कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया था जंग के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था, दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, सिर्फ इसीलिए ताकि उसको जो अपना हेजमोनी थी वो एस्टेब्लिश करनी थी। दुनिया को बताना था कि भाई अमेरिका एग्जिस्ट करता है। अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए लाखों के तादाद में जापान के रहने वाले जो शहरी उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। कोई फर्क नहीं किया कि कितनी जाने जाएंगी, कितना नुकसान होगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा अमेरिका को। और ये अमेरिका आज अमन की बात कर रहा है। ये अमेरिका जिसके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं, लाखों इंसानों की जाने ली है, दुनिया के हर खिते में कत्लो गारत की है, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, इराक की बर्बादी, सीरिया की तबाही, कंबोडिया, वियतनाम में जंग की, क्यूबा को तबाह किया, दूसरी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में बर्बादी की हुई है। वो अमेरिका आज पीस की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट्स ना करो। मैं न्यूक्लियर आर्म्स की जो प्रोलिफरेशन है उसके हक में नहीं हूं, लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप कोई एक चीज करते हो, दुनिया के पीस को मेंटेन करने की बात करते हो, तो फिर रियलिस्टिकली उसको मेंटेन करो। सिर्फ इसराइल, फ्रांस, यूके और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ना करो, दुनिया के दूसरे ममालिक और दूसरे खिते के लिए भी उसी तरह से अमल करो। और दिस इज नॉट द पीस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज प्योर हिपोक्रेसी, ये प्योर वेस्टर्न हिपोक्रेसी है। अगर अमेरिका को अमन का इतना ही फिक्र होता, इतना ही टेंशन होता, तो आज अमेरिका दुनिया की लीडिंग न्यूक्लियर आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्री नहीं होता। पूरी दुनिया को असला बेचती है, पूरी दुनिया को वेपन्स देती है, वेपनाइज करती है वर्ल्ड को। और यही अमेरिका अमन की बात करती है कि न्यूक्लियर इन्रिचमेंट ना बढ़ाओ, डिस्पाइट द फैक्ट वो खुद पूरी दुनिया को असला बेचती है, वेपन्स बेचती है, हथियार देती है, मिसाइल्स देती है, मुख्तलिफ टैंक्स देती है, टेक्नोलॉजी देती है, और वो अमन की बात करे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। और ये जो पूरा माहौल है, इसराइल ने जो अटैक किया है, दैट इज नॉट अबाउट द पीस, दैट इज नॉट अबाउट द फियर कि दुनिया के अंदर अमन खराब होगा, दैट इज ओनली अबाउट द पावर स्ट्रगल। वो पावर स्ट्रगल है कि इस खिते के अंदर इसराइल एक पावरफुल एंटिटी रहे, इसराइल के पास इंफ्लुएंस हो, इसराइल एक हेजमोनिक वजूद रखे यहाँ पे इस खिते के अंदर। और जो कि वो समझते हैं कि इस खिते में, उस स्ट्रगल में, उस ख्वाब में कि इसराइल इस खिते के अंदर पावरफुल रहे, उसमें एक थ्रेट है और वो है ईरान। ईरान उसको उस तरह से एक सोल हेजमोनिक पावर यहाँ पे रहने नहीं देगा। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो ईरान को बेसिकली डिसमेंटल करने की कोशिश में, ईरान को इंटरनली डिस्ट्रॉय और डैमेज करने की कोशिश में, ताकि वो खुद को एक एस्टेब्लिश कर सके एक हेजमोनिक पावर के तौर पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर